पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी ने मेंबरशिप ड्राइव शुरू की है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर कर आई है। 2024 के असेंबली इलेक्शंस में 26.6% वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अपनी मेंबरशिप ड्राइव शुरू की है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है 20 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड मेंबर जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी के बने। ये रिकॉर्ड नंबर ऑफ पार्टी की रजिस्ट्रेशन होगी। इस मेंबरशिप ड्राइव के लिए बीजेपी ने जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मेंबरशिप करने का प्लान बनाया है। जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, बीजेपी को ज़बरदस्त सपोर्ट आवाम से मिली है और अपने ऑर्गेनाइजेशनल बेस को पूरे जम्मू कश्मीर में हम और मजबूती देने के लिए बड़े पैमाने पर मेंबरशिप ड्राइव को लॉन्च कर रहे हैं। सर, कश्मीर में कितना टारगेट है? कश्मीर घाटी में चूंकि इस बार 1,26,000 के करीब वोट्स भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, तो हमारा टारगेट रहेगा कि कश्मीर घाटी में भी हम तकरीबन 3 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड मेंबर्स कश्मीर घाटी में बनाएं। 3 से 5 लाख का टारगेट हम कश्मीर घाटी में लेंगे और यकीनन कश्मीर से भी सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को जो मिल रही है, मुझे लगता है ये पार्टी के लिए बहुत उत्साहवर्धक है। बहुत अच्छी खुशी की बात है कि जिस कश्मीर में कभी भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश यहाँ मुश्किल होता था, वहाँ आज भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर लोग शामिल हो रहे हैं। रविंद्र जी, एक बड़ी कंट्रोवर्सी उठी है। वो कंट्रोवर्सी इस तरह की है, पॉलिटिकल नेचर की है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस अगर दिया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, कुछ अमेंडमेंट्स के साथ, और हाफ स्टेटहुड जिसकी हम बात करें, मेन पावर्स सेंटर के पास और कुछ पावर्स ट्रांसफर किए जाएंगे जो कश्मीर पे। उस पर तारिक हमीद करार ने कल कहा है कि वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे हमारी बात हुई, वो भी कहते हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड का दर्जा वापस देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो यहाँ के हालात हैं, जो यहाँ की परिस्थितियां हैं, चूंकि ये बॉर्डर स्टेट है, बड़े मुश्किल दौर से जम्मू कश्मीर पिछले 35 सालों में गुजरा है। पिछले 35 साल में जम्मू कश्मीर ने तबाही के मंजर देखे हैं। 2014 के बाद जब से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार आई है, मोदी साहब की मेहनत और परिश्रम, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की मेहनत और परिश्रम के चलते जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हुए हैं। फिर भी बॉर्डर के उस पार से दुश्मन ये कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के अमन शांति और खुशहाली में खलल डालने की साजिश हो रही है। इसीलिए जो जम्मू कश्मीर में नई चुनी हुई सरकार जिसने अभी शपथ ली है, मेरा मानना है कि कुछ विषयों पर अभी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। आपस में बैठ के चर्चा करके डिस्कशन के बाद कोई भी बड़ा फैसला लेना चाहिए। जल्दबाजी में और हड़बड़ाहट में जम्मू कश्मीर के संबंध में लिया गया कोई भी फैसला भविष्य में घातक हो सकता है। हमने खुद देखा कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर में शपथ लेने के फौरन बाद आतंकवादियों ने गांदरबल जिले के सोनमर्ग इलाके में एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया और फिर से कश्मीर को लहूलुहान किया गया है। लगातार यहां साजिशें और कोशिशें हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। इसीलिए
जहां तक राज्य का दर्जा स्टेटहुड का मसला है या यूटी का मसला है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। यहाँ की जो चुनी हुई सरकार है, श्री उमर अब्दुल्ला साहब, और मरकज़ की जो हुकूमत है, केंद्र सरकार, आपस में बैठ के चर्चा करके लोगों के हित में, आवाम की बेहतरी के लिए क्या है, लोगों की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। सरकारें तब चलेंगी, डेवलपमेंट तब अच्छे से होगा जब यहाँ अमनो अमान, खुशहाली और शांति होगी। और जब यहाँ आतंकवाद, अलगाववाद और हालात खराब होंगे तो लोगों को मुश्किलात आएगी। बड़ी मुश्किल से मोदी साहब ने मेहनत करके, अमित शाह साहब ने यहाँ के हालात ठीक किए हैं। और इसलिए जम्मू कश्मीर की सेंसिटिविटी को देखते हुए किसी भी प्रकार का कोई निर्णय, पॉलिसी मैटर, वो हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में उस पर कोई फैसला या उस पर कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सर, जी, जिस तरह से डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो भाजपा की मिल रहा है, अभी जम्मू कश्मीर विधानसभा में नए जो एमएलएस चुन के आए हैं, उनकी शपथ हुई है। अभी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना बाकी है, उसकी अधिसूचना जारी होगी। अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी प्रस्ताव मुख्य विपक्षी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को नहीं प्राप्त हुआ है। अगर सरकार की तरफ से मुख्य विपक्षी दल, मेन अपोजिशन पार्टी होने के नाते अगर बीजेपी को अगर कोई प्रस्ताव सरकार की तरफ से आता है तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स आपस में बैठ के इस पर चर्चा करेंगे और आगे का निर्णय लेंगे। राणा साहब, ये जो 5 विधायक हैं जिनकी नॉमिनेशन एलजी को करनी है, उस पर कांग्रेस तो कोर्ट में गई है, उसमें कोर्ट में भी संज्ञान दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उस पर पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा हो रही है? जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएस जम्मू कश्मीर असेंबली में चुने जाने हैं, जिनका नामांकन होगा, वो कानून के मुताबिक होगा। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देश के पार्लियामेंट में पास हुआ, जिस पर डिबेट हुई, उसके मुताबिक होगा। जब देश में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा था, तब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ थी? तब उन्होंने देश के पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में क्यों मुद्दा नहीं उठाया? और आज जब कश्मीरी पंडित समाज, पीओजे के रेफ्यूजीज और महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन असेंबली में होने वाली है, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकलीफ हो रही है। इसका मतलब साफ है, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती कि पीओजे के रेफ्यूजीज, विस्थापित समाज का कोई प्रतिनिधि असेंबली में बैठे। कांग्रेस एनसी नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित समाज के प्रतिनिधि या महिलाओं के प्रतिनिधि असेंबली के अंदर प्रतिनिधित्व नहीं। उनका जो कांग्रेस की साजिश है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व विधानसभा में हो, इसलिए कांग्रेस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस पार्टी ने पीओजेके के रेफ्यूजीज, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, कश्मीरी पंडित्स और महिलाओं का हमेशा तिरस्कार किया है, अपमान किया है। इन वर्गों का प्रताड़ना कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। और आज जब 5 नॉमिनेटेड एमएलएस, जिसमें एक पीओजे के रेफ्यूजी समाज से होगा, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से विस्थापित होकर आए, 2 नॉमिनेटेड एमएलएस, एक महिला एक पुरुष, कश्मीरी पंडित समाज से होना है, और 2 महिलाओं का नामांकन होना है। जब केंद्रीय गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसकी तैयारी कर रहे हैं, और कांग्रेस ने षड्यंत्र करके इस मामले को अदालत में घसीटा है। कांग्रेस पीओजे के रेफ्यूजीज, कश्मीरी पंडित्स
और महिलाओं की दुश्मन जमात है, ये नहीं चाहते कि इन वर्गों की रिप्रेजेंटेशन भी असेंबली में हो। सर लास्ट में मेरी इस तरफ से सवाल है कि धारा 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ मिनिस्टर जो अभी उमर अब्दुल्ला है, लगता है कि वो इस वक्त मतलब एक तरह से बैकफुट पर है, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग पीडीपी, सजाद गनी लोन और इंजीनियर रशीद जैसे लोग सभी ये कह रहे हैं कि जो पहला सेशन आने वाला है 4 तारीख को, और उनके एमएलए भी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 तारीख को जो सेशन आने वाला उसमें पहला रेजोल्यूशन धारा 370 की बहाली के लिए होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह की उनकी मांग है उस पर क्या रिएक्शन है? धारा 370 ये देश का कानून है, ये देश के पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ था और धारा 370 पर डिबेट देश के लोकसभा और राज्यसभा में हुई थी। इसका जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर की असेंबली का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। धारा 370 को देश के पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया था, इस पर डिबेट हुई थी और चर्चा के बाद धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया था। ये देश के पार्लियामेंट का विषय है। धारा 370 का जम्मू कश्मीर की असेंबली से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर की असेंबली रेजोल्यूशन पास करे या ना पास करे, डिबेट करे या ना डिबेट करे, उसका कोई लेना देना धारा 370 से नहीं है। जो धारा 370 के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे थे, जो साजिश कर रहे थे, वो स्वयं भी इस बात को जानते हैं कि धारा 370 पार्लियामेंट का विषय है, उसका जम्मू कश्मीर की असेंबली से कोई लेना देना नहीं है।